Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is lecture number 10. Every lecture we discuss the important question of CSIR, NET, IIT exam, NBHM and GATE. Today we discuss 10 question in which there are 6 question from linear algebra, 2 question from modern algebra and 2 question from partial differential equation. Now the first question from linear algebra, that is, for a fixed integer n greater than 3, let A be a n cross n matrix defined as A is equal to I, where I is an identity matrix, minus 1 by n j, where j is a matrix in which every entry of j is a 1. That is, j is the n cross n matrix with all entry equal to 1. Then which of the following statement is true? That is, first option is a raised to k is equal to a for every positive integer k, trace of a is equal to n minus 1, rank of a is equal to rank of I minus a is equal to n, or a is an invertible matrix. So start. So let's start to discuss question number 91. Here we have given a matrix of order n cross n, where n is greater than is equal to 3. Now let here a is equal to I minus 1 by n j. ये हमारा एक मैट्रिक्स है कि a को डिफाइन किया है 1 माइनस 1 बाय एन जे से, इस तरीके से मैट्रिक्स को डिफाइन किया और हमारे पास 4 ऑप्शन है. पहले तो ध्यान देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन जे है, where I is an identity matrix and J is a matrix whose all entry are one. All entry 1 or every entry of matrix is 1. That is, I is 1 0 0 0, solve up to 1 and all entry are 0, and j is 1 1 1 1 1 1 and all entry are 1. Now j is a matrix 1 1 1 1 1 1. सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम j का स्क्वायर लेंगे, दैट मीन्स टेकिंग j स्क्वायर, वी गेट एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय रो, मीन्स 1 1 1. इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दैट मीन्स एवरी एंट्री इज n n n, सॉल्व अप टू n n n. मीन्स अगर j एक मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्री 1 है, अगर उसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये एक मैट्रिक्स आएगा जिसके सारे एंट्री n होंगे. तो देयरफॉर j को हम कैसे लिख सकते हैं? n इंटू जे स्क्वायर को लिख सकते हैं n इंटू जे. तो एक तो ये रिजल्ट याद रखना है कि जे स्क्वायर को लिख सकते हैं n इंटू जे, रिजल्ट नंबर 1. नाउ अब हम लेते हैं, सपोज a का स्क्वायर लेते हैं, मतलब a स्क्वायर. नाउ a इज i माइनस 1 बाय एन जे. ये हमारे पास आ गया कि i माइनस 1 बाय एन जे का स्क्वायर लेना है. तो अगर इसे ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एन जे इंटू I माइनस 1 अपॉन एन इंटू जे मैट्रिक्स. I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम वही आएगा, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू आई है, इज इक्वल टू ए. नाउ आई से आई यहां पे माइनस n 1 अपॉन n इंटू जे, ऐसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 अपॉन n जे, और लास्ट में ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर जे का जे स्क्वायर. ये आ रहा है हमारे पास. अगर अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये होगा i माइनस 2 जे अपॉन n, क्योंकि सेम एंट्री है तो ऐड करेंगे तो माइनस 2 जे अपॉन n. और अगर अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, प्लस जे स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, मतलब एन जे. तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं एन जे अपॉन एन स्क्वायर, मीन्स आई माइनस
2n j प्लस n कैंसल j बाय n, या फिर इसको अगर ऐसे रखेंगे तो j बाय n प्लस j बाय n कैंसल होकर सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, i माइनस j बाय n। मतलब मैट्रिक्स A का स्क्वायर करने पे फिर से A आ रहा है, तो देयरफॉर A स्क्वायर इज अगेन A। और A स्क्वायर अगर करने पे A आ रहा है, इसका मतलब कि जो A है, A इज आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो एक ऐसा आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स के कुछ रिजल्ट है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेंगे, मतलब इसके आइगन वैल्यू या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है, मतलब इसके आइगन वैल्यू को मैं डायगोनल एलिमेंट पे लिख सकता हूं और बाकी सारे एंट्री 0। मतलब यहाँ पे 1 0 1 0 ऐसे ऑप्शन होंगे, बाकी सारे एंट्री 0, और डायगोनल पे 1 या 0 रखेंगे क्योंकि आइडमपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू डायगोनल मैट्रिक्स। अब जब अगर 1 और 0 को रख रहे हैं तो हम जितने नंबर ऑफ रो रखेंगे उतने नंबर ऑफ रो कैसे होंगे, नॉन जीरो, बाकी सारे रो क्या हो जाएंगे 0। दैट मीन्स मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो डिपेंड करेगा ट्रेस ऑफ ए पे। अगर सपोज 2 एंट्री 1 बाकी सारे 0 रखेंगे तो ट्रेस कितना होगा 2, और मैट्रिक्स की रैंक भी 2 होगी। अगर सपोज 1 प्लेस पे 1 रखते बाकी सारे 0 तो रैंक भी 1 होगा और मैट्रिक्स का ट्रेस भी 1 होगा। तो यहां से एक रिजल्ट पता चलता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। सेकेंड, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई माइनस ए का स्क्वायर भी ए होता है, ये एक रिजल्ट है। अरे आई माइनस ए, अगर ए स्क्वायर आइडमपोटेंट है तो आई माइनस ए भी आइडमपोटेंट होगा। दैट मीन्स आई माइनस ए का स्क्वायर निकालेंगे तो फिर से क्या होता है, आई माइनस ए। ये हमारे पास एक रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट का यूज करके हम बाकी ऑप्शन को देखेंगे। अब ध्यान, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ए रेस टू के इज इक्वल टू ए होगा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ये, तो हाँ सही बात है। अगर ए स्क्वायर ए हो रहा है तो जितना मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर किसकी वैल्यू हो जाएगी ए। तो ऐसे हर एक के लिए ए रेस टू के इज इक्वल टू ए फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के, तो ये ऑप्शन राइट है। सेकेंड कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 होगा, तो उसके पहले ये वाला देखते सी। यहां पे कह रहा है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू एन, तो ये रिजल्ट रैंक वाला यूज करेंगे। अब हमसे पूछा है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए, तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आई माइनस ए, क्योंकि ट्रेस और रैंक तो सेम होता है। तो यहां पे ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए कैंसिल, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए की प्रॉपर्टी क्या होता है, वो एडिशन पे ब्रेक होता है। तो सिंपल ट्रेस ऑफ आई, और ट्रेस ऑफ आई हमेशा क्या होता है एन। तो सेकेंड ऑप्शन यही था कि इसका कितना आएगा एन। अब निकालना है ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए का यूज करके यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है एन माइनस 1। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे, तो ट्रेस ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए को हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए, बट रैंक ऑफ ए क्या होगा, या फिर सपोज ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट आई माइनस 1 बाय एन जे, इस तरीके से होगा। अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी माइनस ट्रेस ऑफ 1 बाय एन जे, बट आइडेंटिटी का अब इसको रैंक में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो ट्रेस रैंक होता है, तो आइडेंटिटी का रैंक कितना होता है एन, और 1 अपॉन एन इंटू जे। तो जे मैट्रिक्स क्या है, उसको सारे एंट्री 1 है, सारे एंट्री 1 है, मतलब उसके पास रैंक 1 होगा। तो अगर किसी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी उसके रैंक में डिफरेंस नहीं आता, तो रैंक उसका हमेशा 1 ही होगा। तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, एन माइनस 1। तो ट्रेस ऑफ ए इज एन माइनस 1। अब कह रहा है कि ए इज इन्वर्टिबल,
अब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस ए एन माइनस वन है, बट एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए यहाँ पे आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस किसके इक्वल होता है, हमने अभी प्रूव किया कि इसका ट्रेस किसके इक्वल होगा, रैंक के इक्वल होगा। और जिस मैट्रिक्स का रैंक एन माइनस वन है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा, 0, मतलब वो मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमारा ए बी सी ऑप्शन राइट है, बाकी डी ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक वेक्टर स्पेस है और डायमेंशन फाइंड करना है, बेसिस फाइंड करना है। तो बेसिस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बेसिस के लिए सिंपल, हमारे पास कितने इक्वेशन है यहाँ पे, कितने वेरिएबल है, 4, और यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो निकालेंगे। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो निकालने के लिए अगर इस वेक्टर को लिखें यहाँ पे तो 1 1 0 -1, सेकेंड को लिखेंगे तो 0 1 1 1, थर्ड ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा ये 2 1 -3 1। इसे हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू, तो 1 1 0 -1 0 1 1 1, 2 -2 0 1 -2 -1 -3, सॉरी यहाँ पे -1 होगा, ये W के लिए, ये तो 0, तो यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे 1 -0 1। तो ये हमारे पास एंट्री आ गया, ठीक है। तो उसके बाद अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे -1 है ना, तो ये -1, तो -1 0 -1 होगा। अब अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 -1 0 1 1, और ये हो जाएगा 0 0 0 0। तो हमारे पास सिर्फ कितने वेक्टर्स पर, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, मतलब इस जो भी वेक्टर स्पेस है इसका डायमेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल माइनस जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो 4 - 2 = 2। हमारे पास सिर्फ 2, तो यहां से हमारा ऑप्शन ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, और सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन राइट होगा। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, जो भी ये 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, यहां पे हम क्या लिख देंगे इसको, x y z w, तो इसके फॉर्म में लिख के फिर हम यहाँ पे 2 वेरिएबल के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और फिर जो भी कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बेसिस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1-2 वेरिएबल हट जाएंगे, और बाकी 2 वेरिएबल के फॉर्म में हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली ऑप्शन डी राइट होगा, बाकी ए बी सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93। अब क्वेश्चन नंबर 93 ये रिलेटेड है किससे, रैंक नलिटी थ्योरम से। तो रैंक नलिटी थ्योरम के रिजल्ट से सिंपल हो जाएगा, रैंक नलिटी थ्योरम, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस nullity of A is equal to n, where n is a number of column vectors। ये हमारे पास अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होगा तो जो भी इमेज का जो भी डायमेंशन होगा वो। तो अब यहां पे रो स्पेस ऑफ 20 क्रॉस 50, मतलब एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 20 क्रॉस 50, हैज ए डायमेंशन 30। उस मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना है 30, मतलब ये रैंक के बारे में बात कर रहा है। तो रैंक कितना हो जाएगा हमारा 30। जितने नंबर ऑफ रो स्पेस की जो डायमेंशन होगी वही किसका डायमेंशन होता है, रैंक मैट्रिक्स का, प्लस अब यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन स्पेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स। अब ए एक्स इज इक्वल टू 0, अगर हम ए को रिप्लेस कर दे टी से तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू, तो एक्स हमारे पास क्या होगा, ये वेक्टर होगा। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बात करें तो ये डोमेन को बिलोंग करेगा। तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि ये मैट्रिक्स नलिटी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका डायमेंशन फाइंड करना मतलब हमें नलिटी फाइंड करना है। तो याद रखना है जब भी होमोजीनियस इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन स्पेस फाइंड करते हैं, द स्पेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0, वो हमेशा
नलिटी होता है। मतलब नलिटी हमें फाइंड करना, सपोज x दे देते हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम है, तो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने 50, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 37। तो सिंपल रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके इसका आंसर आ गया, उसका आंसर हो जाएगा D37। अब क्वेश्चन नंबर 94 ये कह रहा है कि एस टी आर क्यूब से लेके आर क्यूब तक जा रहा है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है विथ T101 123 पे जा रहा है, T123 101 पे जा रहा है, तो देन एस सिंगलटन होगा, फाइनाइट सेट होगी, या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा, या अनकाउंटेबल सेट होगा। तो यहां पे सॉल्यूशन नंबर 94, ये सॉल्यूशन नंबर 93 था। अब 94 में ये कह रहा है कि हमारे पास सपोज आर क्यूब से लेके आर क्यूब तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, और जहां पे हमारे पास के दो एलिमेंट दिए हैं, दो वेक्टर दिए हैं, जैसे कि 101 1 2 3, और ये किसके पास जा रहा है 1 2 3 के पास जा रहा है, और ये किसके पास जा रहा है 101 के पास जा रहा है। बट जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पे टी ऑफ E1 लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ कोएफिशिएंट आता है, और यहाँ पे बेसिस इसका लिखते हैं E1 A2 E2, सपोज ये E2 डैश A3 E3 डैश, इस तरीके से लिखते हैं, और फिर ठीक इसी तरीके से यहाँ पे E1 E2 E3। बट यहाँ पे सपोज अगर हम इसे E1 लेंगे, इसे E2 लेंगे, तो हमारे पास 3 के लिए 3 हमारे पास थर्ड बेसिस वेक्टर है ही नहीं, तो हम बेसिस वेक्टर को क्या ले लेंगे, सपोज x1 y1 z1, वेयर x1 बिलोंग्स टू r, y1 बिलोंग्स टू r, z1 बिलोंग्स टू r। बट r के पास कितने ऑप्शन होते हैं, c, इसके पास भी c, यानी कि कंटिन्यूम, जो कि कार्डिनलिटी होती है किसकी, रियल नंबर की, और ये कार्डिनलिटी कैसा होता है, अनकाउंटेबल, मतलब हमारे पास अनकाउंटेबल ऑप्शन है। तो देयरफॉर ऐसे अनकाउंटेबल सेट बना सकते हैं कि ये वैल्यू किसके पास जाएगी 123, 123 किसके पास जाएगा 101। तो देयर आर अनकाउंटेबल सेट, मतलब ऐसे अनकाउंटेबल सेट होंगे जिसमें हम ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहां पे अनकाउंटेबल ऑप्शन है। अब 95 में ये कह रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड लेट MnR डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स इफ T इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज गोइंग फ्रॉम MnR टू MnR, मतलब एक n क्रॉस n मैट्रिक्स से लेके n क्रॉस n मैट्रिक्स के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, सच दैट कि T ऑफ A की वैल्यू हमेशा 0 के पास जाएगी, ऑलवेज गोज टू 0 व्हेनेवर A बिलोंग्स टू MnR इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये कहना चाहता है कि जितने भी मैट्रिक्स अगर वो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो मैट्रिक्स हमेशा किसके पास जाती है, जीरो मैट्रिक्स के पास। तो T ऑफ A इज इक्वल टू 0, मतलब ये सीधे सीधे ये कह रहा है कि अगर हम A और B ये मैट्रिक्स हमेशा कहां जाएंगे, 0 को अप्रोच करेंगे। कब, जब A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स ले, अगर वो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वो हमेशा अप्रोच करेगा 0 को, ये हमें डिफाइन किया। और ये कह रहा है कि लेट n बी ए पॉजिटिव डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस, तो देन द रैंक ऑफ T, मतलब उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। मतलब ये जो हमारे पास इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है, मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को 0 के पास लेके जाता है, तो ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक कितना होगा। तो रैंक निकालना है, मतलब इमेज निकालना है, या फिर रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके नलिटी निकाल के उसको माइनस कर देंगे कॉलम वेक्टर से। नाउ सपोज A इज एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, मान लो रियल के अंदर कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स ले लेते हैं, T ऑफ A को हम डिफाइन कर देते हैं, और हमें पता है कि हर मैट्रिक्स को एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज और एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 कॉमन है, A प्लस A 2 है, और A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कैंसल, 2A अपॉन 2 कितना होगा A, मतलब A को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लिख सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस
टी ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। यहां पे हमने सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया कि टी ऑफ अल्फा ए प्लस टी ऑफ बीटा बी इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ ए प्लस बीटा टी ऑफ बी। बट वी नो दैट दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे फिर भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये टोटल मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो अगर उसे स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 पे अप्रोच हो रहा है, जबकि अगर मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है तो भी 0, तो 0 प्लस 0 यानी कि एक 0 मैट्रिक्स। तो देयरफॉर कोई भी मैट्रिक्स ले तो हमेशा किसके पास जा रहा है, 0। तो देयरफॉर मैट्रिक्स का जो नलिटी होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, या फिर नलिटी ऑफ टी इज होल एन, पूरा एन हो जाएगा। तो बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम, अब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, रो। तो देयरफॉर हमारे पास जो रैंक ऑफ टी होगा वो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एन माइनस, यहां पे हमारे पास नलिटी का रैंक कितना है, एन, तो एन माइनस एन 0, यानी हमारा आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने ये रिजल्ट यूज किया है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और रैंक नलिटी थ्योरम। तो इन 3 रिजल्ट का यूज करके हमने ये फाइंड किया। अब नेक्स्ट है 96। Let f of x be a minimal polynomial of the 4x4 matrix where A is defined as Q1 0 0 1। Now अगर हम इसे देखें तो ये एक कंपेनियन मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे डायगोनल के नीचे वाला 1 और यहां से एंट्री स्टार्ट हुआ है, तो ये एक सिंपल एक डायगोनल कंपेनियन मैट्रिक्स है। और कंपेनियन मैट्रिक्स को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्टली, बिना इसे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यूज करके कंपेनियन फॉर्मूला का, जो मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। और चीज एक रिजल्ट है कि कंपेनियन मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होता है। बट यहां पे हमसे सिर्फ क्या पूछा है कि देन द रैंक ऑफ 4x4 मैट्रिक्स f ऑफ a मींस a मैट्रिक्स गिवन है, हमें f ऑफ a का रैंक निकालना है। तो रैंक निकालना है, बट वी नो दैट कि f ऑफ a हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है, एंड वी नो दैट कि एवरी मिनिमल पॉलिनोमियल एनहिलेट करता है मैट्रिक्स को इटसेल्फ। हर एक मैट्रिक्स को मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एनहिलेट करते हैं, मतलब p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ a f ऑफ x इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल, तो ये एनहिलेट करेगा, देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब f ऑफ a इज इक्वल टू अगर 0 मैट्रिक्स है तो देयरफॉर मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कितना होगा, 0। 0 मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, 0, मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स अगर 0 है, हमारे पास p ऑफ a का रैंक पूछ रहा है, तो मैट्रिक्स अगर 0 है तो 0 मैट्रिक्स के पास कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं, तो हमेशा 0 होते हैं, एक भी नहीं होता। देयरफॉर इसका आंसर ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा का है कि जी अगर एक सिंपल ग्रुप है, तो पहले सिंपल ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है। सॉल्यूशन नंबर 97। मान लो एक ग्रुप दिया है, तो इसके पास सिर्फ 2 सब ग्रुप होने चाहिए, एक तो आइडेंटिटी, सेकेंड है जी इटसेल्फ, यानी कि इट हैज अ नो प्रॉपर सब ग्रुप। इसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप, वो भी कैसे, नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होने चाहिए। जी हैज अ नो नॉर्मल सब ग्रुप, जी के पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा एक्सेप्ट आइडेंटिटी एंड जी। आइडेंटिटी और जी को छोड़ के कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि देयर इज अ ओनली सब ग्रुप आर आइडेंटिटी एंड जी, या फिर देयर इज अ नो प्रॉपर सब ग्रुप, कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, ऐसे ग्रुप को हम सिंपल ग्रुप कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया सिंपल ग्रुप का। नाउ हियर ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 168। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 7 का। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में कि सिलो थ्योरम क्या होता है।
by using Silo theorem we can find the number of subgroup of order P, where P is a prime factor of group order. Now order of G is nothing but 168. 168 को हम कैसे लिख सकते हैं? 168 कैन बी रिटन एज 84 इंटू 2, दैट इज 3 इंटू 7, 21, 4, 2^3. 7 3 जा 21, 21 8 जा 168, 128. तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया. मतलब इसके पास नंबर 7 SSG होंगे. देर आर 3 SSG एंड 2 SSG. तो ये हमारे पास सिलो सब ग्रुप हो गए. 7 सिलो सब ग्रुप, 3 सिलो सब ग्रुप एंड 2 सिलो सब ग्रुप. बट हमें नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप फाइंड करना है कितना? 7 सिलो सब ग्रुप का. नाउ NP इज 1 प्लस PK सच दैट 1 प्लस PK डिवाइड. जैसे कि मान लो ये ऐसा रिजल्ट होता है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर, सपोज यहां पे कोई नंबर P आ रहा है, सपोज यहां पे K1 और यहां पे PK2, तो जो P/K1 है वो डिवाइड करना चाहिए P/K2 को, या फिर सिंपल ये कह सकते हैं कि P/K1 डिवाइड करेगा. सपोज P1 है और ये P2, तो P1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. सिंपल ये कह सकते हैं कि P/K1 डिवाइड करेगा P/2K2 को. तो यानी कि या सिंपल बोल देंगे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए. तो देयरफॉर अगर हम N7 की बात करें तो 1 प्लस 7K, ये हमारे पास N7 मतलब नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप होंगे? तो 1 प्लस 7 के सच दैट वो डिवाइड करना चाहिए ग्रुप के ऑर्डर को, या फिर सिंपल ग्रुप के ऑर्डर को छोड़ दे तो इसे डिवाइड करना चाहिए. बट 7 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब 8 को डिवाइड कर, सिंपल ये कह सकते हैं कि 8 को डिवाइड करना चाहिए. तो 1 प्लस 7 के ये डिवाइड करना चाहिए A को. तो अगर सपोज K के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 डिवाइड करता है 8 को, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप कितने होंगे? 1. K को अगर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 8, 8 भी डिवाइड करता है, मतलब NP इज इक्वल टू 8. तो देयरफॉर NP मतलब यहाँ पे N7. तो देयरफॉर नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इज 1 और 8. सपोज मान लेते 1 है, तो N7 इज इक्वल टू 1. देन G हैज अ प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 7. इससे हमें यह पता चलता है कि ग्रुप के पास G हैज अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 ऑर्डर का एक नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप है. बट G इज अ सिंपल, बट G कैसा है? सिंपल है, और सिंपल ग्रुप के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते, मतलब 1 नहीं हो सकते. तो नंबर ऑफ सब ग्रुप मस्ट बी 8. तो देयरफॉर हमारा ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा. A-B-D ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 98. लेट H को डिफाइन किया है E1 2 3 4, K को डिफाइन किया है E1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3. मीन्स ये एक क्लाइन 4 ग्रुप है. अगर इसे हम इट इज आइसोमॉर्फिक टू क्लाइन 4, या फिर इसे वीन ग्रुप कहते हैं. ठीक है, ये सब ग्रुप है S4 का. तो वेयर ई डिनोट द आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं, वेयर ई डिनोट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S4. तब इसने पूछा है कि H के नॉर्मल सब ग्रुप है S4 का, या H नॉर्मल सब ग्रुप है K के अंदर, या फिर K नॉर्मल सब ग्रुप है A4 के अंदर, या फिर H नॉर्मल है A4 के अंदर बट नॉट नॉर्मल इन S4. मतलब ये सारे ऑप्शन दिए. तो सॉल्यूशन नंबर 98. सबको याद रखना है, G अगर S4 है तो Sn एक परम्यूटेशन ग्रुप होता है, और परम्यूटेशन ग्रुप में Sn ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. याद रखना इस रिजल्ट को. Sn में S4 is the only group having 4 normal subgroup, that is identity V4, that is Klein group, Wien group V4 और K4.
V4 is isomorphic to Klein group. Next is A4. This is alternating group, means सारे इवन, मतलब ग्रुप के अंदर जितने भी इवन नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर इवन है तो इसे इवन ग्रुप भी बोलते हैं. और लास्ट में इटसेल्फ S4. तो ये 4 इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप है. आइडेंटिटी, V4, A4 और S4. नाउ तो यहां पे V4 को ये कह रहा है कि V4 हमारे पास क्या है, K को डिफाइन किया है. आइडेंटिटी 1 2 3 4, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है. तो ये V4 है जिसके पास 4 एलिमेंट. क्लाइन 4 इसे कहते हैं. ठीक है. अब A4, तो याद रखना G कभी भी सिंपल नहीं होता क्योंकि G के पास हमेशा A4 एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है. और A4 सिर्फ A4 ही ऐसा है n इज ग्रेटर देन 3 के बाद A4 इज द ओनली ग्रुप विच इज नॉट अ सिंपल. Sn के अंदर सारे ग्रुप सिंपल नहीं होते हैं, बट A4 में तो A3 के बाद A4 इज द ओनली ग्रुप विच इज नॉट अ सिंपल. बाकी सारे ग्रुप सिंपल होते हैं. तो A4 सिंपल क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे 4 सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. एक होता है आइडेंटिटी, एक तो इटसेल्फ A4, ये तो हमेशा रहेंगे. इसके अलावा V4 इसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि हमारा K, मतलब K नॉर्मल सब ग्रुप है A4 के अंदर. अब इसके बाद K4 के अंदर ये क्लाइन 4 है, तो इसके पास एक तो आइडेंटिटी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, एक तो V4. इसके अलावा जितने भी ये H टाइप के एलिमेंट होंगे, जैसे E1 1 2 3 4, या फिर E के साथ 1 3 2 4 ले ले, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा. E के साथ 1 4 2 3 ले, ये सारे नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं. मतलब जो H है, H नॉर्मल सब ग्रुप होगा हमारा क्लाइन 4 के अंदर. तो इस रिजल्ट का यूज करके कि S4 के अंदर ये 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, H4 के अंदर ये 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, और V4 के अंदर आइडेंटिटी, V4 और H नॉर्मल सब ग्रुप होगा. तो इस रिजल्ट का यूज करके हम प्रूव करते हैं. ठीक है. पहला कह रहा है कि H और K, तो H K आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4. तो नहीं, क्योंकि S के अंदर तो क्लाइन 4 तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बट H नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता. रॉन्ग. सेकेंड कह रहा है कि H इज नॉर्मल इन K. क्या H नॉर्मल सब ग्रुप है K के अंदर? तो क्या H नॉर्मल सब ग्रुप है K के अंदर? तो ध्यान दो, H नॉर्मल सब ग्रुप है, K हमारा पास क्या है V4, तो H क्या नॉर्मल सब ग्रुप है? हाँ, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है. फिर कह रहा है एंड K इज नॉर्मल सब ग्रुप इन A4. कि जो K है वो किसके नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए? A4 के अंदर. तो हाँ, तो K4 जो K है यानी कि V4 नॉर्मल सब ग्रुप A4 के अंदर. मीन्स हमारा सेकेंड ऑप्शन भी राइट है. थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि H इज नॉर्मल इन A4, बट H तो नॉर्मल V4 के अंदर है, बट H A4 के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं. A4 के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी, V4 और A4 ही नॉर्मल है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग. इसमें कह रहा है कि K इज नॉर्मल इन S4, कि क्या क्लाइन 4 S4 के अंदर नॉर्मल होता है? तो हाँ, क्लाइन 4 ये हमारे पास K है, तो K S के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बट H इज नॉट. लेकिन H नहीं है. हाँ, तो H तो A4 के अंदर भी नहीं है और G के अंदर भी नहीं, मतलब ये ऑप्शन राइट है. तो हमारा B और D ऑप्शन राइट हो गया. हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 99, ये क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें कैलकुलेशन पार्ट है ये. ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 100 ये भी कैलकुलेशन पार्ट है. तो इसका सॉल्यूशन जो भी है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं. तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, सिर्फ मेथड आपको देखना है कैसे सॉल्व करना है. इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ हमारे पास वही सिंपल हमारे पास क्या दिया है, x इंटू डेल वाई अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल वाई बाय डेल एक्स यू. तो ये हमारे पास एक, पहले हम इसका एक लैग्रेंजर इक्वेशन बनाएंगे, फिर लैग्रेंजर इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास दो कांस्टेंट मिलेंगे C1 एंड C2, फिर वहां से इक्वेट करके हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे, ux0 इज इक्वल टू साइन पाई बाय एक्स. तो ये हमारे पास एक पैरामीटराइजेशन है, फिर उसे कन्वर्ट करके हम u के फॉर्म में लिखेंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे. तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, ऑलरेडी हम इसका क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं, तो सिर्फ उसी टेक्निक से सॉल्व करना. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक, इसी तरीके से ये भी एक नॉन लीनियर पीडी है, तो इसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा. तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, और जिन्होंने भी स्टार्टिंग के 9 लेक्चर नहीं देखे वो स्टार्टिंग का 9 लेक्चर
देख सकते हैं वहां। अब प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में लिखा होगा 60 डे चैलेंज, तो 60 डे चैलेंज में स्टार्टिंग के 1 to 9 लेक्चर दे सकते हैं। बाकी इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, और जो भी डाउट रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।